हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं मैं और मेरा देश। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था जय बोलने वालों का। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। जय बोलने वालों का, हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। कभी मैच देखने का अवसर मिला होगा ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कभी मैच देखने आप गए हो और मैच में देखा होगा कि दर्शकों की तालियां दर्शक जब जोश दिलाते हैं या फिर तालियों की गड़गड़ाहट से जब प्रोत्साहित करते हैं खिलाड़ियों को, तो वह अपनी अपनी शक्ति से भी ज्यादा बढ़कर परफॉर्मेंस देते हैं। तो क्या होता है, गिरते खिलाड़ी भी उभर जाते हैं। जो खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे हैं वह भी और अच्छा खेलने लगते हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों न हूं, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूं कि 100% झूठ है। कि ये जो कहावत है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, तो अकेला चना जब रहता है तो बहुत सारे चने जब कढ़ाई में भुने जाते हैं रेत के बीच में, तो वह आवाज करते हैं। उनकी चटक की आवाज जो होती है वह बहुत ही तेज होती है, लेकिन एक चना कितना आवाज कर सकेगा। तो इसका उदाहरण देकर यहाँ पर कहते हैं, तो लेखक कहते हैं कि इस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि यह 100% झूठ है। इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने में भी भाड़ फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि भार खील खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा छूमंतर हुआ कि कोई यह भी न जान पाया कि बेचारा आखिर कहाँ था। इसका अर्थ है अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर जो कहावत है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसे झूठा कहकर, और लेखक कहते हैं कि अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं इतिहास की गहराइयों में उतरने का समय नहीं है, पर 2 छोटी कहानियां तो सुन ही सकते हैं आप। यहाँ लेखक कहते हैं कि एक दो कहानियां हैं जिसके आधार पर मैं इस बात को साबित करता हूँ, इसे प्रमाणित करता हूँ। आप और कहानियां भी न प्रेमचंद्र की हैं न अतोन चेखव की। 2 युवकों के जीवन की 2 घटनाएं हैं। उन पर 2 घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ हो गई जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप 2 बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतना साफ नहीं कर सकते। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं 1-2 छोटी छोटी कहानियां बता रहा हूँ, 2 नवयुवकों की कहानियां, ऐसी घटनाएं बता रहा हूँ जिससे यह जो बात है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, ये बात मैं झूठी साबित कर सकता हूँ। जिस बात को आप बड़ी बड़ी पुस्तकों में भी बड़ी बड़ी पुस्तकें भी आपको साफ साफ इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकती, लेकिन मेरी जो 2 घटनाएं हैं इनके आधार पर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने खाने को फल न मिले। ये जो रामतीर्थ थे वह जापान गए थे और रेल में यात्रा कर रहे थे, और एक दिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला, और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फल की खोज की, पर वे पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। जब एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने यह शब्द सुना कि सुनते ही वह अपनी बातचीत में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। ऐसा उसने क्यों किया? उस जापानी युवक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लेखक ये जो रामतीर्थ थे वे कह रहे थे कि शायद इस देश में, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। तो यह जो युवक था, जापान का वह युवक था, उसे ऐसा लगा कि यह तो मेरे देश के सम्मान की बात है, यह मेरे देश, ये तो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, हमारे देश के नहीं है। तो वह बाहर जाके इस बात को और फैलाएंगे और या फिर किसी से कहेंगे तो हमारे देश का जो है वह गलत प्रभाव, उस गलत मैसेज जाएगा कि हमारे देश में फल नहीं मिलता, क्यों, जो कि सच नहीं है। उन्हें फल अभी नहीं मिला। तो उस युवक ने क्या किया, भागकर वह गया और एक टोकरी ताजे फल लेकर चला आया, और आपको ताजे फलों की जरूरत है, ऐसा कहकर उसने
उन्हें फल दे दिए। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है और उसने दाम पूछे, उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। वह व्यक्ति जो था वह दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ये जो बात उन्होंने स्वामी जी ने कही थी कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, इसके कारण वह व्यक्ति जो था, जापानी युवक जो था, वह फल लाया और उसका मूल्य, वह कितने क्या उसका मूल्य लेने से उसने इनकार कर दिया और उसके मूल्य के बदले में उसने कहा कि आप जब अपने देश जाएं तो वहां ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते, तो इससे उसके देश के सम्मान को आघात पहुंचेगा। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। और वे क्या मुग्ध हो गए! उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकते हैं। और फिर एक दूसरी घटना और लेखक सुना रहे हैं कि एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में एक पुस्तक पढ़ने को लाया। उसने कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल ली और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक न रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं करेगा। एक व्यक्ति के किए गए काम से वह पूरा देश ही यहाँ जैसे कि इस जापानी युवक की वजह से पूरा देश गौरवान्वित हुआ, उसने अपने देश के गौरव को बढ़ाने की कोशिश की। वैसे ही यहाँ पर दूसरा उदाहरण है कि यह जो स्टूडेंट था, यह जो विद्यार्थी था, वह पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से जो पुस्तक लाया गया था उससे छेड़छाड़ उसने की और इसके बदले में उस पर मुकदमा तो चला ही, साथ ही वह जिस देश का नागरिक था, उस देश के नागरिकों की उस लाइब्रेरी में प्रवेश ही बंद कर दिया गया। तो इससे एक व्यक्ति के व्यवहार से यह साबित नहीं होता कि उसके देशवासी सभी वैसे ही हैं, लेकिन उसने जो मैसेज दिया है वहां पर में उस जापान में जाकर, ये मैसेज भी बहुत ही गलत और उसके देशवासियों और उसके देश के सम्मान पर भी यह बहुत ही प्रभाव डालता है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो एक इंसान का किया गया काम उसके सम्मान को तो बढ़ाता ही घटाता है, साथ में उसके देश को, उसके परिवार को, उसके नगर को, उसके शहर को भी सम्मान या अपमान का भागी बनाता है। मतलब साफ है, एकदम साफ, कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। इस घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। यहाँ पर इस घटना से, दो घटनाओं से यह साफ हो गया है कि किसी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो अगर उसका देश अगर अच्छा है तो उसे सम्मानित किया जाता है, और अगर उसके देश में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर फैली हुई हैं तो जिससे कि उसके सम्मान को हानि पहुंचती है तो वह अपमानित भी होता है। वैसे ही एक व्यक्ति का किया गया काम भी देश को सम्मानित और अपमानित कर सकता है। मैं अपने देश का नागरिक हूं और मानता हूं कि मैं अपना देश हूं। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूं, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं। यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूं, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊं। जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूं। यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो हैं ही नहीं। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं, उस कार्य के करने की भावना में होती है। जो भावना कैसी है, वह कार्य करने का भावना, आपके मन में भावना क्या है, अच्छी है भावना या बुरी है भावना, इस पर निर्भर करता है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है और यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे।
राजधानी में अपनी वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट देने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आया हूं, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। एक बूढ़ा व्यक्ति राष्ट्रपति से, तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने आया था, लेकिन उन्होंने उनके जन्मदिन पर कुछ उपहार लेकर आया था, लेकिन राष्ट्रपति अब उत्सव खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। तो इस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह 30 मील से पैदल चलकर आ रहा है, इसीलिए उसे देरी हो गई। तो राष्ट्रपति तक यह सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। वह उपहार मिट्टी की छोटी हांडी में पाव भर शहद था। वह उपहार कुछ बड़ा उपहार नहीं था, पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। उस शहद को बूढ़े ने खुद ही जुटाया था। कमाल पाशा ने हड़िया को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद से भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। बूढ़ा बहुत ही खुश हुआ। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उसके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या यह शहद बहुत कीमती था? क्या इसमें मोती हीरे मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। नहीं, यहाँ पर में भावना को महत्व दिया गया है कि उस व्यक्ति ने एक मामूली सा शहद ही तो थोड़ा सा लाया था, उसमें कोई हीरा मोती तो जड़ा हुआ नहीं था, या फिर वह शहद बहुत कीमती नहीं था, लेकिन उसने परिश्रम, उस बूढ़े होते हुए भी, इतने उम्र के होते हुए भी उसने उस शहद को खुद ही एकत्रित किया था और राष्ट्रपति के लिए एकत्रित किया था, और इतनी दूर से चलकर वह आया। तो इसके पीछे उसकी भावना क्या थी? भावना बहुत ही अच्छी थी और बहुत साफ भावना थी, तो इसलिए उस व्यक्ति को एक लाल बना दिया। हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन में उस खाट को अपने कंधे पर रखे वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी तक पहुंचा। पंडित जी कोठी के बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि मुंह से कुछ कह ही न सका। पंडित जी ने पूछा कि क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार स्वीकार ही नहीं किया, अपना एक फोटो दस्तखत कर उसे स्वयं उपहार में दिया। दस्तखती फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते थे। उस उपहार के बदले पंडित नेहरू ने क्या किया? उस खाट के उपहार के बदले उन्होंने एक फोटो में दस्तखत करके उस व्यक्ति को दी, जिसके लिए उस दस्तखती फोटो के लिए बड़े बड़े लोग और विद्वान भी, धनी भी तरसते थे। वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था कि जिसने उस खाट को बुना और इतनी दूर से ट्रेन में लेकर और अपने कंधे पर उठाकर उसने वहां तक, नेहरू जी के घर तक उसे खाट को पहुंचाया। उसकी ये भावना ज्यादा सम्मानित थी। क्यों जी? हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? अब यहाँ पर मैं लेखक क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इस बात का निर्णय कैसे करें कि हम जो काम कर रहे हैं वह हमारे देश के अनुकूल है या नहीं? वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। सवाल क्या? बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया है, पर इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से काम न चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। यहाँ पर मैं लेखक क्या कह रहे हैं कि हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें, कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो वह यह सोच के करें कि क्या यह काम, हमारा किया गया काम, वह देश के अनुकूल है, कि देश में जो हमारे काम से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, या हमारे काम से किसी को कोई हानि तो नहीं हो रही। अगर हम यह सोचकर कोई भी काम करें तो यह बहुत उचित है, बहुत सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक से ना समझ लें। लेकिन हम कोई भी काम सही है या गलत देश के लिए, जब तक हम अपने देश की भीतरी दशा को समझ नहीं लेते, तब तक निर्णय कैसे करेंगे कि यह कार्य सही है या गलत, और उसे हमेशा अपने सामने न रखें। तो बच्चों, पार्ट 2 को हम यहीं पर खत्म करते हैं और आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।